थी है 10 अक्टूबर। इसके पहले कल बीता 9 अक्टूबर। 9 और 10 ऐसी तिथियां हैं कि भारतीय राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। ये दोनों दिनों हम किसी अपने दो मनीषियों को याद करते हैं। एक मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने दलित, पीड़ित, शोषित, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, इन सारे लोगों को राजनीति की सीढ़ी पर पहुंचा करके सत्ता के शिखर तक पहुंचाने की कोशिश की और लड़ना सिखाया। और कैसे एक आदमी गांव की सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर, पहलवानी से की सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर छा सकता है और अपने लोगों के हितों के रक्षा के लिए उनको किस तरीके से लामबंद कर सकता है, वो उनकी पूरा इतिहास अगर हम उठा करके देखें तो ये अद्भुत मिसाल है, अद्भुत मिसाल है उनकी। सबसे कम उम्र में वो विधायक बनते हैं जसवंत नगर से 1967 में, और उसके बाद जो उनकी गति रहती है कि अपने पूरे जीवन काल में केवल 2 बार उन्होंने चुनाव हारा। 10 बार विधायक हुए, 7 बार सांसद हुए, 3 बार मुख्यमंत्री हुए, 4 बार विपक्षी दल के नेता हुए, नेता प्रतिपक्ष हुए, और 1 बार रक्षा मंत्री हो गए। और उसमें भी एक बार ऐसी स्थिति आई कि अगर ठीक ठाक रहा होता तो शायद प्रधानमंत्री का भी स्वाद मिला होता और शायद तब वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए कुछ और वो काम कर पाए होते। ये उनका इतिहास था। और एक वहीं दूसरे आदमी थे जिन्होंने दलितों को, शोषितों को सत्ता का स्वाद चखने का मौका दिया। हम बात करेंगे मान्यवर काशीराम का। अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से अंबेडकर जी को जो मौका मिला संविधान बनाने का, उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें डाल दी कि वो परमानेंट हो गया। जितने भी शोषित उत्पीड़ित लोग थे उनको अधिकार वो देने का काम किए। लेकिन मानवर काशीराम को उतना मौका नहीं मिल पाया। लेकिन उन्होंने अंबेडकर से कुछ हद तक, कुछ माने में तो मैं उनको और ज्यादा मानता हूं कि दलितों के लिए, गरीबों के लिए तमाम लोग आंदोलन करते थे, खास करके वामपंथी दल, कम्युनिस्ट लोग तो उन्हीं के बीच, उन्हीं के लिए काम करते थे। लेकिन सत्ता का स्वाद अगर किसी ने चखाने का काम किया तो वो मान्यवर काशीराम किए। और काशीराम भी अपना प्रयास करते रहे, पूरा आंदोलन करते सबके बीच, लेकिन सत्ता तक कैसे पहुंचा जाएगा ये उनको मुलायम सिंह ने सिखाया। मुलायम सिंह ने उन्हें पहचाना, उनकी ताकत को और अपनी ताकत को मिला करके, मुलायम और काशीराम दोनों की ताकत को मिला करके हम किस तरीके से सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकते हैं, ये मुलायम ने उनको कहा और उसको माना काशीराम जी ने। और काशीराम जी को संसद में ले जाने का काम किया माननीय मुलायम सिंह यादव ने। लेकिन आज क्या स्थितियां हैं, आज हम लोग देखते हैं। आज मुलायम की वो पार्टी जो उन्होंने तमाम उतार चढ़ाव के बाद समाजवादी पार्टी की स्थापना की 1992 में, वह पार्टी आज की तारीख में युवा पार्टी है, नौजवान पार्टी। और बार बार मुलायम सिंह यादव कहते थे कि समाजवादी पार्टी जवान पार्टी है, नौजवान पार्टी है, इसमें नौजवान लोगों की भर्ती हमेशा होती रहनी चाहिए, और वही स्थिति बनी है। आज समाजवादी पार्टी देश में संसद में तीसरे नंबर की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में उसका 44% वोट लेकर के सर्वोच्च शिखर पर है। उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर है, अपना किन कारणों से है उस पर तमाम चर्चा विमर्श हो रहा है, और सदन में तीसरे नंबर की पार्टी है। और उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में भी पिछली बार मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्यकाल में ही, मुलायम सिंह यादव कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं पा पाए थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, लेकिन जब बारी आई 2012 की तो उन्होंने पूर्ण बहुमत का, भारी बहुमत के साथ अपने उत्तराधिकार को सौंप दिया एक नौजवान के हाथों में, एक पढ़े लिखे नौजवान के हाथों में, एक टेक्निकल नौजवान के हाथों में सौंप दिया। और 5 साल पूरा प्रदेश ने देखा कि किस तरीके से झंझावातों से जूझते हुए भी वह युवक पार्टी को ले गया। खैर, दोबारा जो स्थितियां परिस्थितियां हुई हम सब लोग जानते हैं। और ये सारे के सारे लोग, एक जमाना था जब काशीराम के साथ मिलकर के मुलायम जी ने काशीराम के पूरे उन सिद्धांतों को, उन बातों को उनको समझा पाए कि हम जब एक साथ रहेंगे तभी हम इसकी रक्षा कर पाएंगे, अपने लोगों के हितों की रक्षा कर पाएंगे। लेकिन
काशीराम जी ने जिसको अपना उत्तराधिकारी चुना, वो उसकी आज क्या स्थिति है हम लोग देखे हैं। एक लंबी खामोशी के बाद कल नींद खुली उनकी उत्तराधिकारी मायावती। लखनऊ में एक बड़ी रैली की, उसके बारे में तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन वह पार्टी जो सत्ता के शिखर पर थी, राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी, आज की तारीख में भी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उन्होंने किया क्या? कल भी उन्होंने खुलेआम घोषणा किया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, अपने सारे लोगों का आह्वान करेंगे उसको वोट दे। भारतीय जनता पार्टी का मतलब क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी का मतलब, जब आम आदमी उनका एक एक वोटर जब उस बात को समझ रहा है, तो क्या मायावती के वो समझ में नहीं आएगी? लेकिन ये जातीय खांचे में लोगों को बांट करके, समाज को बांट करके, राजनीति को बांट करके और अपने चंद स्वार्थों के लिए व्यक्ति उसको गिरवी रख दे रहा है उन हाथों में जिन्होंने लगातार उसका शोषण किया है, उत्पीड़न किया है, जिसका पूरा दर्शन ही है उनके शोषण के लिए है, के लिए बना है, मनुवाद पर बना है और उनकी जो वैचार की, लेकिन उसी खांचे में जाकर के खड़ी हो जाती है। आज हम इन्हीं संदर्भों की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से मान्यवर काशीराम और माननीय मुलायम सिंह यादव के संघर्षों का प्रतिफल है कि आज हम देश के पैमाने पर, प्रदेश में तो है ही है, देश के पैमाने पर हम समाजवादी समाज के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें अगर काशीराम जी और मुलायम सिंह यादव अगर आज भी होते, या जिस तरीके से मुलायम का उत्तराधिकारी उनकी पार्टी उनके आदर्शों को लेकर के चल रही है, अगर काशीराम के भी सच्चे अनुयायी, उनके वैचारिक अनुयायी हैं, तो आज की तारीख में भी हम पूरे देश के पैमाने पर एक राष्ट्रीय विकल्प बना पाने की स्थिति में हैं। लेकिन इसको विडंबना ही कही जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जिन बैसाखियों पर टिकी है, वो सारे लोग, ये जो दलित लोग हैं, अपने आप को दलितों के मसीहा कहते हैं, इन्हीं सारे लोगों के बल पर ये सब लोग घुटनों के बल जाकर के और वहां उनके दरबार में मत्था टेक दिए हैं। चाहे वो अठावले हों, चाहे ये चिराग पासवान हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे मांझी हो, या समाजवाद के भी अपने आप का लंबरदार कहने वाले नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, इन सारे लोगों को इतिहास याद करेगा और इतिहास देखेगा कि ये इनकी विरासत, खास करके काशीराम और मुलायम की विरासत की आज क्या स्थिति है और आने वाले दिनों में इसकी कैसे हम समाजवादी समाज की कल्पना, समाजवादी सत्ता की अवस्थापना कर पाते हैं। इसी पर बात करने के लिए हम हैं, हमारे साथ जुड़े हैं भूतपूर्व MLC समाजवादी पार्टी के एडवोकेट शशांक यादव। शशांक यादव जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है और आज हम शुभकामनाएं देते हैं आपकी तरफ। और हमारे साथ ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, पूर्व विधायक और बहुत सारे इनके परिचय हैं, एक क्रांतिकारी आदमी हैं और इस बार जो अभी जो कहा जा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो उसके साक्षात प्रतिमूर्त हैं हमारे मोहम्मद अरशद खान साहब। ये 5 राउंड गिनती हुई इनके यहाँ और किसी तरीके से वो जीत नहीं पा रहा था, वहां का भाजपा का कैंडिडेट गिरीश यादव किसी तरह जीत नहीं पा रहे थे, तो अंततः लाइट गुल कर दी गई, इन सारे लोगों को नजरबंद कर लिया गया, हमारे सारे कार्यकर्ताओं को बाहर लाठी से खदेड़ दिया गया और घंटा 1.5 घंटा के बाद अरशद खान को पराजित मैंने इनके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी को लाइसेंस दे दिया गया। और उस समय तो हम लोगों को बड़ा वो लग रहा था, लेकिन आज तो खुलेआम हो गया है कि ये सरकार, ये पूरी सरकार वोट चोरी की सरकार है, वोट पर डकैती डाल रही है और जनतांत्रिक प्रक्रिया पर डकैती डाल रही है। हम इसी पर चर्चा करेंगे और हम याद करेंगे इनको। तो हम पहले चलते हैं शशांक यादव जी के पास। शशांक यादव जी, आपकी स्मृतियों में एक समय नारा चला था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो वो जो हवा में उड़ गए जय श्री राम, फिर उनको पकड़ करके किस तरीके से, किस छल छंद के साथ आज फिर जय श्री राम को उंगली पकड़ करके उनको मंदिर में पहुंचा दिया गया है। और इन सारे लोगों को, राष्ट्रपति मुर्मू को भी, अपने पूर्व राष्ट्रपति को भी उसमें जाने का आज भी हक नहीं है, लेकिन ये लोग बाहर अपना दरवाजे में बैठ के चौकीदारी कर रहे हैं। तो आप इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? इन दोनों की विरासत को हम कैसे आगे बढ़ा पाएंगे और इनकी विरासत पर आपकी टिप्पणी, शशांक यादव जी। तिवारी जी, ये उत्तर प्रदेश को काशीराम ने भी लेबोरेटरी बनाया और
भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा ही था योगी जी ने कि उत्तर प्रदेश को हिंदुत्व की हम लेबोरेटरी बनाएंगे। और मुझे लग रहा है कि बंडल और कमंडल का जो नारा चला वो एक एक दूसरे के एंटीडोट्स हैं। और उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से नेताजी के आने से पहले तक बड़ी ही यथास्थिति की राजनीति हो रही थी। समाजवादी 67 का भी एक, हालांकि नेताजी 67 में ही जीते थे, गैर कांग्रेसवाद का नारा और लोहिया जी की अलग जल रही थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि आजादी के बाद नेहरू जी का एक बहुत विशाल व्यक्तित्व था और वो उस पर्सनैलिटी के अंदर में कांग्रेस से ही निकले समाजवादी साथियों ने संसोपा सब पार्टियां तब लगातार बनाते रहे। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही तीखी मेधा के, बहुत ही तीक्ष्ण मेधा के लोग थे, चाहे वो आचार्य नरेंद्र कृपलानी रहे हों, चाहे लोहिया जी रहे हों, चाहे जो भी और समाजवादी साथी रहे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो एक कहावत है ना कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़ वाली बात, कि व्यक्तित्व की टकराहट में समाजवादी आंदोलन वहां पर जितना पॉइंट ऑफ ऑर्डर समाजवादी पार्टी की मीटिंगों में उठाया जाता था, व्यवस्था का प्रश्न, उतना हमें नहीं लगता है कि दुनिया में कहीं उठाया जाता होगा। और उस मेधा के प्रदर्शन में समाजवादी आंदोलन धार थी, तीखा था, जमीन थी, लेकिन वो कोई चेहरा एक ऐसा निकल के नहीं आ पा रहा था जो संघर्षों को एक धार दे सके। और इसमें एक छोटा सा मैं बीच में एक संपुट ले रहा हूं एक बात का, कि शायद उसको आप जोड़ पाए जो मैं कहना चाह रहा हूं। कि एक बार मैंने नेताजी से सवाल किया था कि साहब, जनता दल के बाद जब 89 में वीपी सिंह साहब की सरकार बनी तो जनता दल और में नेताजी और अजीत सिंह जी वाला द्वंद चला था कि किसको बनाया जाए, और अंततः नेताजी बने। तो मैंने कहा कि साहब, पूछा हुआ नेताजी से, ये आपको कैसे लगा कि आपने कैसे मैनेज किया, जबकि आपकी कोई पीछे से बहुत सपोर्ट करने वाले नाम नहीं हुआ करते थे, तो कैसे ये मैनेज किया आपने? और जबकि अजीत सिंह जी के पास एक विरासत थी चौधरी चरण सिंह जी की, और आप उनको अपना गुरु कहते थे। तब उन्होंने कहा कि देखो, बड़ी सीधी सी बात है कि व्यवहारिक राजनीति में पिछड़ों का स्वाभाविक नेता कोई बैकवर्ड ही हो सकता है। और वहां पर तब उस पीरियड में अगर आपको याद होगा, तब तक जाटों को बैकवर्ड घोषित नहीं किया गया था, जाट सवर्ण में चला करते थे और उसी की मानसिकता भी रहा करती थी। वो तो बाद में, चूंकि खिठियर कौमें थी, चौधरी चरण सिंह साहब के साथ सबका एक जुड़ाव था, अजगर पार्टी उन्होंने बनाई थी, तो एक जुड़ाव की कोशिश की गई। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेताजी ने जब आए और जब जनता दल से हट के विवाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से जब हटा गया, हम लोगों ने ये भी सवाल किया कि नेताजी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से क्यों हम लोग अलग हुए, क्यों हम लोगों ने, अगर उस समय एक रहे होते तो शायद 91 में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देते हम लोग। तब उनका कहना था कि आप लोग नहीं समझ रहे हैं, जनता दल के जब चुनाव हो रहे थे, तमाम जगह पर भाजपा के लीडर्स की भी मीटिंग होती थी जिसका हम लोग का विरोध होता था, और एक सॉफ्ट कॉर्नर लगातार चला आ रहा था। और सामाजिक न्याय के हीरो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी निश्चित रूप से बन चुके थे, लेकिन सांप्रदायिकता के सवाल पर वो उतने तीखे नहीं थे। और इस वजह से मुझे चंद्रशेखर जी के साथ, क्योंकि मुझे लगता था कि इस देश में आने वाला खतरा सामाजिक न्याय की लड़ाई, तो जैसे जैसे हम लोग जागरूक होते जाएंगे, हम अपनी लड़ाई को देते जाएंगे, लेकिन सांप्रदायिकता एक ऐसा जहर है कि इसको अगर जरा सी भी ढील दी गई तो ये कभी भी सिर उठा के पनप सकती है। जो भटकटैया होती है, उसके बीच कितने भी आप साफ कर लीजिए, हल्का सा पानी लगता है तो फिर वो कांटे उगाते हैं। इसलिए उन्होंने अब जब 92 में अपनी टीम खड़ी करी और समाजवादी पार्टी जब देखा चंद्रशेखर जी का भी एक हस्तक्षेप था, तब उन्होंने बड़ा एक मन बना लिया कि अब लड़ाई जो लड़नी है वो अपने दम पे लड़नी है, ताकि नीति निर्धारण में बहुत ज्यादा पॉइंट ऑफ ऑर्डर की जरूरत ना पड़े। नेताजी को आरोप भी लगते हैं कि साहब, उन्होंने जिसको भी साथ में लिया, कम्युनिस्टों को लिया या जिसको दिया,
उनको उन्होंने खत्म कर दिया और अपने ही स्वार्थ की राजनीति को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी जो स्टेट्समैन होता है वो एक आने वाले चीजों को विजुलाइज करता है, और विजुलाइजेशन में उन्होंने रखा कि अगर जब तक लीडरशिप मजबूत नहीं होगी तब तक पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी। और उनके विजन को, जो अभी माननीय काशीराम जी की आप बात कर रहे हैं, इस देश का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो 6 दिसंबर 92 एक स्पष्ट रूप से इतिहास की वो विभाजन रेखा है कि 6 दिसंबर 92 के पहले का एक इतिहास भारत का होगा और 6 दिसंबर 92 का एक इतिहास दूसरा होगा। और कोई सपने में भी नहीं सोचता था कि काशीराम जी थे, हालांकि वो लगातार दलित को बढ़ावा दे रहे थे। आपने बताया है कि उनका काशीराम जी को संसद तक भी पहुंचाया था, इटावा में हम लोग भी छोटे छोटे दे गए थे वहां पे। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से, हम जनता दल में ही थे, हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं करी थी, हम जनता दल के नगर अध्यक्ष हुआ करते थे और लखीमपुर में मुजफ्फर